खांसी, जुकाम, चेस्ट कंजेशन, ये सब चीजें बहुत आम हो गई हैं। क्या ये सब एयर पोल्यूशन की वजह से है? पर केवल एयर पोल्यूशन ही रीजन नहीं है। इसके अलावा हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल और आज का युवा वर्ग स्मोकिंग कर रहा है, वो लोग लेट नाइट वर्क कर रहे हैं। क्या नॉन स्मोकर्स का भी लंग इतना वीक हो सकता है? देखिए, अगर 40 इयर्स में अगर नॉन स्मोकर हैं तो बात करें तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है। घर में कई बार पूजा होती है, अगरबत्ती के धुएं जो रहते हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टी करते हैं, जिसमें उनकी सांस वगैरह फूलने लगती है। एक टेस्ट है सर, पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ये टेस्ट आखिरकार हमें क्या बताता है और हमारे लिए क्यों जरूरी है? इसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगता होता है, इसमें बेसिकली एक बलून की तरह फूंकना होता है। तो इसको जब फूंकते हैं तो इससे आपके लंग की कैपेसिटी कितनी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं, सीटी चेस्ट कितना इम्पोर्टेंट है? बेसिक एक्सरे से हमें ये पता चलता है कि लंग्स में कोई निमोनिया तो नहीं है, कोई लंग्स में पानी तो नहीं भर रहा है, लेकिन कभी कभी हमें लंग्स की बारीकियों को देखना पड़ता है, तो इसके लिए हमें लंग का सीटी कराना पड़ता है। अक्सर लोगों में एक मिथ है सर, जो भी मदर्स होती है अपने बच्चों को हम इनहेलर यूज नहीं कराएंगे। देखिए, ये बिल्कुल मिथ है। लंग्स के इन्फेक्शन में इनहेलर लंग्स की दवाई पहुंचाने का एक माध्यम है, एक जरिया है, और इसकी कोई आदत नहीं लगती है। इन एंटीबायोटिक्स का कितना रोल है रेस्पिरेटरी इश्यूज पर? देखिए, इंडिया जैसे कंट्रीज में एंटीबायोटिक का मिसयूज सबसे ज्यादा हो रहा है। एयर प्यूरिफायर या N95 मास्क क्या हमारे इन्फेक्शन को बचा सकते हैं? जिनको रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं, जैसे किडनी के पेशेंट हैं, लिवर डिजीजेस हैं, डायबिटिक हैं, ऐसे लोग को एयर प्यूरिफायर जो पार्टिकल्स 2.5 मिलियन पार्टिकल होते हैं उनको कम करता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि मौसम बदलते ही खांसी या सीने में जकड़न हो जाती है, थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ते ही सांस फूलने लगती है, या फिर बिना सिगरेट पिए भी किसी को सांस की गंभीर दिक्कत हो रही है? आज की बागदौड़ भरी जिंदगी, बढ़ता हुआ प्रदूषण और बदलती लाइफस्टाइल ने हमारे फेफड़ों पर सीधा असर डाला है। इसलिए आज का एपिसोड बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बात है सांस की, और सांस है तो जिंदगी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल राजदान, क्लिनिकल कंसल्टेंट फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा, और आज हमारे साथ फेलिक्स टॉक्स में इस मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर रंजन कुमार, जो एक जनरल फिजिशियन है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे फेलिक्स टॉक्स में। वेलकम। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, डॉक्टर साहब, आप देख ही रहे हैं आजकल मौसम बदलते ही हर घर में खांसी, जुकाम, चेस्ट कंजेशन, ये सब चीज़ें बहुत आम हो गई हैं। क्या ये सब एयर पोल्यूशन की वजह से है, या सच में हमारी इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई है? बहुत वैलिड कंसर्न है ये। एयर पोल्यूशन एक मेजर रीजन तो है ही। दिल्ली, नोएडा जैसे मेजर सिटीज़ में सबसे बड़ा रीजन है एयर पोल्यूशन, और जिसमें 2.5 जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी लंग्स में गहराई तक जाते हैं। पर केवल एयर पोल्यूशन ही रीज़न नहीं है। इसके अलावा हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल और आज का युवा वर्ग स्मोकिंग कर रहा है और काफ़ी सेडेंटरी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, वो लोग लेट नाइट वर्क कर रहे हैं। तो ये सारी वजहें, और इंडोर एयर पोल्यूशन हम लोग क्लीन नहीं रख रहे हैं, इंडोर एयर क्लीन नहीं रख रहे हैं, ये सब वजहें मिलकर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस काफ़ी बढ़ गए हैं और हमारे लंग्स को चोक कर रहे हैं। और हम अब इसकी बहुत ज़रूरत है कि इस चीज़ को प्रिवेंशन के लिए सबको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। राइट। अक्सर लोगों को एक कन्फ्यूजन रहता है डॉक्टर साहब कि नॉर्मल कफ कोल्ड तो चलता है, लेकिन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, तो दोनों में एक पेशेंट को कैसे कंफ्यूजन, मतलब एक घर बैठा इंसान कैसे ये सीरियसनेस समझ सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये जो नॉर्मल वायरल इन्फेक्शंस होते हैं यूजुअली 5-7 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं। उसमें बेसिक कफ रहता है, उसके साथ बलगम नहीं बनता। लेकिन जो वायरल जो कफ का इन्फेक्शन 5-7 दिन से ज़्यादा हो रहा है, या कफ के साथ खून की उल्टी आ रही है, या येलो और वाइट बलगम बन रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तब आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और ये पता करना चाहिए कहीं आपको कोई और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस और कई अदर लंग की बीमारियां हैं वो तो नहीं डेवलप हो रही हैं। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो आम जनता सिर्फ एक चीज़ समझती है, शायद सिर्फ ये लंग से रिलेटेड है।
तो आपके हिसाब से एक बार आप आज हमारी जनता को थोड़ा समझाएं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में आखिर पूरा आता क्या क्या है। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम वो बाहर नाक से ही स्टार्ट हो जाता है। नाक से फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर वहाँ हमारी ट्रैकिया होती है। ट्रैकिया लंग्स में जाने से पहले 2 भाग में डिवाइड होती है और नीचे जाती है। वहाँ बलून की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसको अल्वियोलरी कहते हैं, और वहाँ लंग खून जो है ऑक्सीजन से मिलता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर में अगर कभी भी कहीं भी इन्फ्लामेशन होगा, कहीं भी ब्लॉकेज होगा, तो हमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है और हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। बात करें जैसे अस्थमा की, तो क्या अस्थमा एक इसका पार्ट है, या अस्थमा मतलब इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है, या उससे भी बढ़कर कुछ ऐसी रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं जिनमें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? देखिए, अस्थमा तो एक मेजर पार्ट है। अस्थमा मोस्टली एलर्जी से ट्रिगर होता है, बच्चों में खासकर ज़्यादा होता है। लेकिन अस्थमा के अलावा आजकल सीओपीडी, युवा वर्ग, एल्डर्स पीपल ज़्यादा अफेक्टेड हैं, जो कि जहाँ पे एयर पॉल्यूशन से, स्मोकिंग से कई तरह की बीमारियों को जन्म देता है। इवन घरों में जो आजकल कबूतर बाहर रहते हैं, उनके इन्फेक्शन से काफ़ी लंग्स की बीमारियां हो रही हैं। तो ये अस्थमा के साथ सीओपीडी भी बहुत बड़ा इन्फेक्शन है। और इंडिया जैसे कंट्री की बात करें तो टीबी एक बहुत बड़ा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है। और इसके अलावा भी जैसे हमने कोविड में देखा, कोविड के बाद लंग फाइब्रोसिस, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ वगैरह काफ़ी लोगों में पाई गई थी, जिन्होंने लंग को काफ़ी वीक कर दिया था। सर, आपने की बात बच्चों की, तो बच्चों से रिलेटेड मुझे एक सवाल याद आया। मेरी सहेली है, उनका बच्चा 8 साल का है। तो दिन में वो बिल्कुल ठीक रहता है, बस पूरी रात वो कंप्लेन करती है कि पूरी रात वो खांसता रहता है। तो क्या ये कोई एलर्जी है या कोई और इशू? जी, अगर बच्चों में कहा जाए तो अगर खांसी ज़्यादा रात में हो रही है या सवेरे उठ के मॉर्निंग में हो रही है, तो एक कॉमन एलर्जन सिम्टम्स है, कॉमन एलर्जन अस्थमा इसकी वजह से होता है। तो बच्चों में अगर ये सिम्टम्स को पेरेंट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर ये सिम्टम्स कुछ 4-5 दिनों में इसमें सुधार नहीं आता है तो इनके डॉक्टर से मिलकर इनकी जांच करानी चाहिए कि कोई और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन तो नहीं डेवलप हो रहा है। अगर कुछ और सिम्टम्स में की बात करूं तो बच्चों में सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बच्चों का शरीर या हाथ अगर ब्लूइश हो रहा है, तो ये सब थोड़े से डिफ़िकल्ट हो सकते हैं और उनकी रेस्पिरेटरी इश्यूज़ को बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों में एलर्जन के ये कॉमन अस्थमा में सिम्टम्स आते हैं। मेरे कुलीग हैं, वो लगभग उनकी एज 40 इयर्स की होगी। सो वो सर बिल्कुल जिम जाने वाले जैसी कैटेगरी में आते हैं, हमेशा जिम जाते हैं, नॉन स्मोकर है। मगर अक्सर मैंने देखा जब वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो उनका सांस फूल जाता है। क्या नॉन स्मोकर्स का भी लंग इतना वीक हो सकता है? देखिए, अगर 40 इयर्स में अगर नॉन स्मोकर हैं तो बात करें तो ये पैसिव स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है। घर में कई बार पूजा होती है, अगरबत्ती के धुएं जो रहते हैं वो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी करते हैं, जिसमें उनकी सांस वगैरह फूलने लगती है। इसके अलावा उनमें खून की कमी हो सकती है जिसकी वजह से उनकी सांस फूल रही है। और ये भी हो सकता है कि उनको कुछ कार्डियक इशू हो जिसकी वजह से हार्ट वीक होता है, जिस वजह से सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो अगर सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद उनको अगर सांस लेने में तकलीफ आ रही है तो उनको इन चीज़ों की जांच करानी चाहिए। एक टेस्ट है सर, पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ये टेस्ट आखिरकार हमें क्या बताता है और हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? पीएफटी टेस्ट एक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है। ये बेसिकली इसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगता पहले इस टेस्ट में बेसिकली एक बलून की तरह फूंकना होता है। तो इसको जब फूंकते हैं तो इससे आपके लंग की कैपेसिटी कितनी है, आपके लंग में ऑक्सीजन का प्रवाह किस तरह का है, ये पता चलता है। और ये हमें सीओपीडी, अस्थमा जैसी बीमारियों के बारे में जानकारी लेने में अहम मदद करता है। तो ये कराना कितना ज़रूरी है सर? ये कराना बहुत ज़रूरी है। अगर लोगों को सांस लेने की तकलीफ हो रही है, सांस फूल रहा है और खांसी बहुत काफ़ी टाइम से 1 वीक से ज़्यादा परसिस्ट कर रही है, तो ये कराकर अगर हम इनका जांच कराएं तो हमें पता चल सकता है कि हमें कुछ अलग बीमारियां हैं और उनका निदान शीघ्र हो सकता है। राइट सर, अक्सर पेशेंट हमेशा कंप्लेन करते हैं, बहुत सारे टेस्ट लिख दिए, आज ही तो एक्सरे किया था, फिर अल्ट्रासाउंड भी हो गया, फिर ये हो गया, फिर सीटी भी करा लिया। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं, सीटी चेस्ट कितना इम्पॉर्टेंट है एक डायग्नोसिस, एक
एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए? देखिए, अगर बेसिक टेस्ट, अगर लंग्स फंक्शन की बात करें, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की, तो बेसिक एक्सरे से हमें ये पता चलता है कि लंग्स में कोई निमोनिया तो नहीं है, कोई लंग्स में पानी तो नहीं भर रहा है। लेकिन कभी कभी हमें लंग्स की बारीकियों को देखना पड़ता है कि अल्वियोली में क्या चल रखा है, ऑक्सीजन वगैरह कितना है, और कोई नोड्यूल तो नहीं डेवलप हो रहे हैं। तो इसके लिए हमें लंग का सीटी कराना पड़ता है, कॉन्ट्रास्ट इनहांस्ड हाई रेजोल्यूशन टेस्ट इसको बोलते हैं, जो जिससे पता चलता है कि कुछ बारीक बीमारियों के बारे में पता चलता है। तो वो डिजीज़ को ट्रीट करने में काफ़ी मदद करती हैं। काफ़ी मदद करता है। इसको आपके हिसाब से अगर कोई डॉक्टर हमें सीटी या कुछ और इन्वेस्टिगेशंस के लिए बता रहे हैं तो बहुत ही कोई ज़रूरी चीज़ होगा, इसीलिए वो बिल्कुल, अगर डॉक्टर को लग रहा है कि बेसिक इन्वेस्टिगेशन से आराम नहीं मिल रहा है, या पेशेंट को अपनी ऑक्सीजन कम है, या सांस लेने में तकलीफ है, या और काफ़ी लंबे टाइम से बीमारी है, तो उस एक्सरे से पता नहीं चलता है, फिर उसके लिए सीटी में ही पता चलता है। लेकिन ये सीटी खुद से नहीं कराना चाहिए। रेडिएशन ले रहे हैं तो ये किसी डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही कराना चाहिए। अक्सर लोगों में एक मिथ है सर, अक्सर माएँ कहती हैं कि जो भी मदर्स होती है अपने बच्चों को हम इन्हेलर यूज़ नहीं कराएंगे, एक बार यूज़ कर लिया तो वो डिपेंडेंसी हो जाएगी, बच्चा उसी पर डिपेंड। क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये बिल्कुल मिथ्या है। इन्हेलर कोई ऐसा नशा नहीं होता जिसकी आदत लग जाती है। जैसे बाकी बीमारियों में हम देखें, अगर आँख में कुछ इन्फेक्शन होता है, ड्रॉप्स के थ्रू आँख तक पहुँचता है। स्किन में अगर कोई परेशानी होती है तो ऑइंटमेंट के थ्रू वो दवाइयाँ डायरेक्टली पहुँचती हैं स्किन में। उसी तरह लंग्स के इन्फेक्शन में इन्हेलर लंग्स की दवाई पहुँचाने का एक माध्यम है, एक जरिया है, और इसकी कोई आदत नहीं लगती है। और ये मिथ है कि एक बार इन्हेलर स्टार्ट हो गया तो लाइफ लॉन्ग इन्हेलर रहेगा। डॉक्टर साहब, अक्सर हमने देखा ओवर द काउंटर लोग एंटीबायोटिक्स और अदर मेडिकेशंस लेते हैं। मतलब घर में थोड़ी सी खांसी शुरू नहीं हुई कि आपने केमिस्ट की शॉप पे गए, हमें ये एंटीबायोटिक दे दो, या जो पहली बार कभी डॉक्टर ने लिखा होगा वही सेम एंटीबायोटिक्स वो लोग या कोई भी मेडिकेशन लेते हैं। तो इन एंटीबायोटिक्स का कितना रोल है रेस्पिरेटरी इश्यूज़ पर? देखिए, इंडिया जैसे कंट्रीज़ में एंटीबायोटिक का मिसयूज़ सबसे ज़्यादा हो रहा है। लोग सबसे पहले जाकर, क्योंकि इंडिया में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एंटीबायोटिक्स केमिस्ट जो उसे समझ में आती है वो दे देते हैं और पेशेंट ले लेते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंट डेवलप कर रहा है उनमें। कई बार जो सर्दी खांसी जुकाम होते हैं मोस्टली वायरल होते हैं, तो वायरल में एंटीबायोटिक की ज़रूरत ही नहीं होती। वायरल, क्योंकि एंटीबायोटिक तो बैक्टीरिया पे काम करते हैं। अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है तो एंटीबायोटिक काम ही नहीं करेगा। वायरल इन्फेक्शन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके उसे ट्रीट हो सकता है, लेकिन एंटीबायोटिक अगर पेशेंट ऐसे ज़्यादा लगातार लेता है तो कई बार जब उसे रियल में ज़रूरत होती है वो एंटीबायोटिक उस पर काम ही नहीं कर रही होती और उसमें रेसिस्टेंट डेवलप हो जाता है। तो ये बहुत गलत ट्रेंड है और लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जब तक आपको डायग्नोज कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो और बिना किसी डॉक्टर की सलाह के ऐसे एंटीबायोटिक का मिसयूज़ ना करें, वो शरीर के लिए हार्मफुल हो सकती है। डॉक्टर साहब, बात करेंगे हम क्रॉनिक डिजीज़ की, जैसे सीओपीडी। तो क्या सीओपीडी वाले पेशेंट्स कभी अपनी नॉर्मल लाइफ वापस जी सकते हैं, जैसे विदाउट बाईपैप सपोर्ट, विदाउट दिस नेबुलाइजर्स? तो क्या वो कभी अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं? जी बिल्कुल, सीओपीडी वाले पेशेंट को बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। इसके लिए कई तरह के आजकल इक्विपमेंट्स भी हैं और प्लस मेडिकल असिस्टेंस है। जैसे अगर पेशेंट्स को कई तरह के, जैसे सिंपल एक्सरसाइज की मैं बात करूं, जैसे अनुलोम विलोम करते हैं जिसमें आप गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ये करके आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ती है। इसके अलावा पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में फिजियोथेरेपी वगैरह से पेशेंट्स के चेस्ट का फिजियोथेरेपी की जाती है, जिससे उनका चेस्ट रेस्पिरेटरी मसल्स सारे स्ट्रांग होते हैं। तो इस तरह से उनकी कैपेसिटी थोड़ी बेटर होती है और उनको सांस लेने की जो बीमारियां हैं और जो परेशानियां हैं उसमें काफ़ी आराम मिलता है। सर, आजकल एयर पोल्यूशन से बचना तो वैसे आसान नहीं है, मगर किस हद तक एयर प्यूरिफायर या N95 मास्क क्या हमारे इन्फेक्शन को बचा सकते हैं एयर पोल्यूशन? देखिए, एयर पोल्यूशन खासकर बड़े सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर एयर प्यूरिफायर की बात करूं तो मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि पूरी तरह बचा पाते हैं, लेकिन अगर आपके घर में एल्डर्स लोग हैं जिनको रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, जैसे किडनी के पेशेंट हैं, लिवर डिजीज़ हैं, डायबिटिक हैं, उनके लिए रेस्पिरेटरी इश्यूज़ एक बड़ा खतरा रहती है। तो ऐसे लोग को एयर प्यूरिफायर, जो पार्टिकल्स 2.5 मिलियन पार्टिकल होते हैं, उनको कम करता है और कुछ हद तक उनकी मदद करता है।
साथ में साथ लोग वैक्सीनेशन वगैरह यूज़ करके रेस्पिरेटरी वैक्सीनेशंस, फ्लू वैक्सीनेशन, निमोनिया वैक्सीनेशन लेकर भी अपने सेहत को अच्छा कर सकते हैं और इस तरह के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। एक बार फिर से हमारे लिसनर्स को अगर आप बताएं कि अपने लंग्स को सेफ रखने के लिए क्या गोल्डन रूल है। मैं सारे लिसनर्स को कहना चाहता हूँ अपने लंग्स को सेफ रखने के लिए, स्पेशली जो विंटर सीजन, रेस्पिरेटरी बारिश का सीजन होता है, उसमें अगर कोई आपके घर में संक्रमित लोग हैं तो उनको आइसोलेशन में रखें, उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें, अपने हाथ साफ करते रहें, अपना नाक और की सफाई करते रहें और हमेशा हैंड हाइजीन मेंटेन करें, हाथ अवश्य साफ कराएं, जिस हाथ से खा रहे हो बार बार नाक पे ना लगाएं और भीड़ वाले इलाकों से दूर रहें और अपना नियमित एक्सरसाइज करें, हरी सब्जियां खाएं और समय समय पर जो अडल्ट्स के लिए वैक्सीनेशंस होते हैं, रेस्पिरेटरी वैक्सीनेशन, वो लेते रहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज बातचीत करने में। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रंजन कुमार। आज की बातचीत से हमें एक बात साफ समझ में आती है, सांस की तकलीफ कोई छोटी बात नहीं है। अगर आपको या आपके किसी अपनों को 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, बार बार सांस फूलता है या रात में खांसी परेशान करती है, तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल न करें। समय पर डॉक्टर से मिलना ही सबसे बड़ा इलाज है। अगर आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस पॉडकास्ट को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और फेलिक्स हॉस्पिटल की चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम इसी के साथ फिर मिलेंगे, फिर अगली समस्या के समाधान के साथ। थैंक यू, नमस्कार।